हेलो स्टूडेंट्स, वेरी फ्यू डेज आर लेफ्ट। कैसे हैं सब? अभी तक हमारी 8 चैप्टर्स की रिकॉर्डिंग्स डल चुकी हैं और मेरे को मोर देन 100% आई एम कॉन्फिडेंट कि कहीं ना कहीं चाहे वो मैं 1% ही लेके चल रही हूँ, बट इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू टू इम्प्रूव योर मार्क्स। आपकी इसके साथ कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग बनेगा और बन चुका है आपका। और आप अपने आप के लिए सीए फाउंडेशन को, जो एक एलिजिबिलिटी है आपकी सीए इंटर के लिए, आप उसको तैयार करने के लिए और ज़्यादा कॉन्फिडेंट बने हैं। और इसी विश्वास के साथ आज मैं आपके आगे लेकर आ रही हूँ चैप्टर 9, जो कि बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है। इट इज़ अबाउट इंटरनेशनल ट्रेड, बहुत ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स हैं। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले ही मैं आपको एक टिप दे रही हूँ बेटा, कि ये चैप्टर आपको आईसीएआई ने इकोनॉमिस्ट नहीं बनाना है। आपके लिए सिर्फ एक एलिजिबिलिटी है कि आपने सीए फाउंडेशन क्लियर करनी है और उसमें एक ये चैप्टर है, राइट। तो जो चीज़ें बहुत ज़्यादा इसमें कॉन्सेप्ट है भी नहीं है, कॉज एंड इफेक्ट इसमें है ही नहीं है। तो जो चीज़ें आपको कहीं पे अटक रही हैं कि आपको वो नहीं समझ में आ रही, तो उसकी जो जिस्ट है, मतलब उसका जो क्रक्स है, learn that as it is, because we don't have any fundas to be explained to that, but otherwise तुम उसको आज के डेट में ये सारी पॉलिसीज जो तुम्हारे इस चैप्टर में है, टैरिफ्स हैं, नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं, डंपिंग है, काउंटर वेलिंग ड्यूटी है, कुछ भी अगर आप ये टर्म्स देखोगे, दिस जनरेशन इज अ ब्लेस्ड जनरेशन कि वो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल होते हुए देख रही हैं। आप देख रहे हो कि इस टाइम जितनी भी हमारी कंट्रीज हैं उनके बीच में एक टसल चल रही है अबाउट टैरिफ्स, नॉन टैरिफ बैरियर्स, सैंक्शंस लग रहे हैं, बैरियर्स लग रहे हैं। जब रशिया और यूक्रेन की वॉर हुई थी तो रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगे थे। तो ये सारा जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, अगर आप रेगुलर इन टच हो विद ऑल दिस थिंग्स, तो आई एम 100% श्योर कि आपको इस चैप्टर को वो और ज़्यादा बेटर वे में क्रैक करने के लिए हेल्प करेगा। तो चलिए, अब देरी किस बात की है, लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन। what is that what is the purpose of a voluntarily export restraint? माय डियर स्टूडेंट्स, आप क्या देख रहे हो, वर्ड को देखो, VER। आप कहोगे कि हमें तो ये पता ही नहीं है कि VER क्या होता है। वॉलेंटरली एक्सपोर्ट, वॉलेंटरली का मतलब होता है अपने आप, कोई जबरदस्ती नहीं है आपके लिए। रेस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे मैं लिमिटेशन लगा रही हूँ, किसी चीज़ को मैं कंट्रोल कर रही हूँ। तो आपके लिए इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या आ जाता है, टू लिमिट द क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट्स, और इट इज टू बी टेकन एज द सेकेंड पॉइंट टू इनकरेज द फॉरेन प्रोड्यूसर्स। रेस्ट्रेंट वर्ड है तो इनकरेज तो आएगा ही नहीं। टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ इम्पोर्ट्स, ये भी पॉसिबल नहीं है। टू कंप्लाई विद द इंटरनेशनल, नो, क्योंकि यहाँ पे जो वर्ड है वो एक्सपोर्ट है। तो आपको नहीं भी पता कि ये VER क्या है, बट आपको ये तो पता चल रहा है ना कि दिस क्वेश्चन इज समथिंग रिलेटेड विद द एक्सपोर्ट। तो आप क्या करोगे, यू आर गोइंग टू टिक योर फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज टू लिमिट द क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट्स। रेस्ट्रेंट का मतलब भी वैसे क्या होता है, रिस्ट्रिक्शंस करना, किसी चीज को रिस्ट्रिक्ट करना। द क्वांटिटी ऑफ द डॉलर सप्लाइड विल डिक्रीज इफ, आपके पास देखो डॉलर्स हैं, चाहे आपके पास INR है, राइट। आपको पता है कि हमें क्या करना है, वी आर कंसर्न विद डिमांड एंड सप्लाई की। डिमांड क्या होता है और सप्लाई क्या होता है। वाई डू वी क्रिएट अ डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी, वाई डू वी हैव अ सप्लाई फॉर द फॉरेन करेंसी। ये सारी चीज़ें आपको पता है कि मैंने कोई रेमिटेंस करना है, मैंने कोई टूरिस्ट हूँ मैं यहाँ पे, किसी भी तरीके का मैंने कोई वेंचर कैपिटल करना है। सो दीज आर द रीजंस। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि जो डॉलर की सप्लाई है वो डिक्रीज हो रही है, क्यों हो रही है। इंपोर्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स इंक्रीज, अरे भैया मैं डॉलर की सप्लाई को इंक्रीज कर रही हूँ और वो डिक्रीज हो रही है। तो इंपोर्ट इनटू, मतलब अगर यूनाइटेड स्टेट्स में इंपोर्ट आ रहे हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, तो उसकी मैं पेमेंट कर रही हूँ, राइट। तो क्वांटिटी का इसके ऊपर आई डोंट थिंक सो कि कोई फर्क पड़ना चाहिए, क्योंकि वो विद इन द कंट्री है आपके पास। द एक्सपेक्टेड फ्यूचर एक्सचेंज रेट फॉल्स, नॉट एट ऑल। द इंटरेस्ट रेट, अगर इंटरेस्ट रेट फॉल हो रहा है तो आपकी डिमांड की जो सप्लाई ऑफ डॉलर है, इट शुड इंक्रीज। फ्यूअर US रेजिडेंट्स ट्रेवल अब्रॉड,
अब यहाँ पे द क्वांटिटी ऑफ डॉलर सप्लाइड, मतलब यहाँ पे मैं बाहर वाली कंट्रीज को कितना पेमेंट जा रहा है, सप्लाई मतलब, तो वो सप्लाई में इसमें आपके पास कौन सा पॉइंट्स आएगा कि जो यूएस रेजिडेंट्स हैं वो ट्रेवल नहीं कर रहे, तो वहां पे डॉलर की जो करेंसी है वो सर्कुलेट नहीं हो पा रही है, दैट इज गोइंग टू बी टेकन एज अ ऑप्शन डी। Quantitative restrictions refers to the limits set up by a countries to curb what? अगर आपको याद हो 1947 में जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली तो इंडिया के पास सिर्फ एक ही काम था, दैट इज टू फाइंड आउट द सब्स्टिट्यूशन ऑफ इंपोर्ट्स एंड टू गो फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन। अब आज की कंट्री में जब भी हमारा आज के टाइम के ऊपर जब हमारी कंट्री में इतनी ज़्यादा टेंशन चल रही है, यूएसए हमारे ऊपर टैरिफ लगा रहा है, चाइना और रशिया की कोई और स्ट्रेटजी चल रही है, तो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने हमें क्या दिया है 15 अगस्त को, दैट इज अ लोकल, वोकल फॉर लोकल। तो ऑफ कोर्स कोई भी एक डेवलपिंग कंट्री होती है वो हमेशा कोशिश करती है कि मैं इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करूं और एक्सपोर्ट को प्रमोट करूं। तो यहाँ पे आपके पास इसका आंसर जो है इट इज गोइंग टू बी बोथ, दैट इज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। मूव ऑन टू द नेक्स्ट। Theory of mercantilism propagates what? It encourage export and import. It encourage export and discourage imports or discourage export and imports. यहाँ पे आपके पास एक और ऑप्शन होना चाहिए था. What is going to be that option? I have to check it out. Let me see कि आपके पास यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो क्या होना चाहिए था यहाँ पे. The D option is that it discourages exports and encourages imports. Discourage क्या कर रहा है वो? Imports को कर रहा है. और discourage क्या encourage क्या कर रहा है वो? Encourage कर रहा है वो imports को. तो ये ऑप्शंस हैं, दिस इज द कंप्लीट ऑप्शंस विद यू. मर्सेंटलिज्म, मर्सेंटलिज्म क्या होता है? वेयर आई एम गोइंग टू हैव गुड्स एंड सर्विसेज. आपके पास किसी तरीके का मर्चेटाइल, मर्चेटाइल क्या होता है? जहाँ पे मैं ट्रेडिंग कर रही हूँ किसके बारे में? गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में. तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है? इनकरेज एक्सपोर्ट्स. आई एग्री विद यू, बट इनकरेज इंपोर्ट्स कोई भी कंट्री नहीं करती है. Encourage exports and discourage imports, that is your import substitution and export promotion. Discourage no, discourage imports and discourage आपके पास exports था और encourage आपके पास imports था, ये भी नहीं हो सकता. तो आप अपने डेफिनेशन में import substitution and export promotion के लिए आप क्या कर सकते हो कि you are going to have ऑप्शन बी कि कोई भी कंट्री जो है मर्सेंटाइलिज्म जो है आपके पास वो क्या प्रोपेगेट, प्रोपेगेट का मतलब क्या होता है कि किस चीज़ को वो हाईलाइट करना चाहेंगी, किस चीज़ के लिए वो काम करना चाहेंगी, क्या एजेंडा होगा उनका. तो डेफिनेटली वो एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन. मूव ऑन टू द नेक्स्ट. Which of the following is more sensitive for short-term changes in economic conditions? Students, you know कि आपके पास दो तरीके की इन्वेस्टमेंट होती है. One is to be taken as an FDI and the other one is to be taken as FPI, जो आपने यहाँ पे दी हुई है. ये जो FPI है, this FPI is to be taken as FII also, right? तो यहाँ पे आपके पास क्या क्वेश्चन है कि विच वन इज फॉर शॉर्ट टर्म चेंजेस. 1991 के बाद हमारे पास कुछ चेंजेस आई हैं और हमने क्या देखना है कि आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, क्योंकि एफडीआई का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना, या आप इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट कर रहे हो कि आपके पास किसी भी तरीके का ओनरशिप राइट नहीं है, यू आर गोइंग टू मेक एन इन्वेस्टमेंट इन द स्टॉक और कोलैबोरेशन के साथ काम कर रहे हो. तो जब भी आप शॉर्ट रन के लिए जाओगे, माय डियर स्टूडेंट्स, कीप इन माइंड दैट इट इज गोइंग टू बी एफपीआई, इट इज नॉट गोइंग टू बी एफडीआई, क्योंकि एफडीआई क्या है? इट इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. एंड आई एम लकी कि आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वही वाला क्वेश्चन आपके पास आ गया है.
विच टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर इन्फ्लुएंस्ड बाय गवर्नमेंट रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज। क्योंकि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है कि आपको किसी भी तरीके की कहीं पे भी कोलैबोरेशन, कहीं पे भी पार्टनरशिप, कहीं के ऊपर भी आपको कोई मर्जर करने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड कि आपने अपनी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करनी है, इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट करनी है, तो येस आपको गवर्नमेंट रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज़ को फॉलो करना है और उसके साथ आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अभी आपके सामने एग्जाम्पल है, जैसे टेस्ला ने अभी बोला कि दे आर गोइंग टू मेक इन्वेस्टमेंट इन एन कंट्री, आईफोन मैन्युफैक्चरिंग करने जा रहा है इंडिया में, तो वो क्या चीज़ है, दैट इज टू बी टेकन एज FDI। Which international organization is responsible for facilitating trade negotiation and resolving trade dispute among member countries? आप सबको पता है, इसका आंसर शायद देने की जरूरत नहीं है। It is going to be taken as a WTO. WTO is an organization which has been specially established किसके लिए? फॉर द हेल्प ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। एक आपके पास स्पोर्टिव हैंड है कि यस आपके लिए एक डेवलपिंग कंट्रीज हैं, इनको कोई एक्सप्लॉइट ना करे, इनको नोबडी इज गोइंग टू यूज एज अ कॉलोनी। तो वो रूल्स एंड रेगुलेशंस का फ्रेमवर्क को सेट करने के लिए हमारे पास WTO की एस्टेब्लिशमेंट की गई थी। विच ट्रेड पॉलिसी इज डिजाइंड टू डायरेक्टली सपोर्ट डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स बाय रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ओके जी, वो आपसे क्या पूछ रहे हैं कि कौन सी पॉलिसी को हमने डिजाइन किया ताकि हम क्या करें, हम अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को सपोर्ट करें बाय रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ एक्सपोर्टिंग गुड्स। तो जहां पे भी बात आपके पास रिड्यूस कॉस्ट की आ जाती है, तो मेरे दिमाग में एक आ जाता है कॉन्सेप्ट, दैट इज ऑफ सब्सिडी। इंपोर्ट कोटा नहीं हो सकता, वीआर टैरिफ तो कॉस्ट बढ़ाता ही बढ़ाता है आपके लिए। तो आपके पास इस क्ल्यू के साथ कि वहां पे आपको रिड्यूस करना है, कॉस्ट को रिड्यूस करना है, तो योर आंसर इज गोइंग टू बी एक्सपोर्ट सब्सिडी। What is the similarity between subprime crisis and Greece crisis? अब ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसकी कोई एक्सप्लेनेशन है, क्या सिमिलैरिटी है? फाइनेंशियल लीवरेज थी, लो इंटरेस्ट रेट था, क्रेडिट एक्सपेंशन था ना। ये क्वेश्चन बहुत बारी रिपीट किया गया है, तो इसके लिए आप इसको यहाँ पे ही लर्न कर सकते हो, दैट इट्स आंसर इज गोइंग टू बी ऑल ऑफ द अबव। माय फेवरेट क्वेश्चन, a most favored nation status does not necessarily refer to what? My dear students, ये MFN बहुत ज़्यादा important है। You are supposed to keep in mind कि ये MFN क्या हुआ था, किसके लिए हुआ था। मोस्ट फेवर्ड नेशन, आपके पास ग्रुप्स बने थे, आपके पास उस ग्रुप्स में हम क्या करते थे कि अगर आप MFN ग्रुप के मेंबर हो तो आपके पास बैरियर्स नहीं है, आपके पास टैरिफ्स नहीं लग रहे हैं, या आपको किसी ना किसी तरीके की लिबर्टी दी जा रही है, इक्वल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट है, टैरिफ रेट्स एप्लीकेबल है। बट आपके पास क्या नहीं है? यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है। सो दिस इज गोइंग टू बी ऑप्शन डी कि अ मोस्ट फेवर्ड नेशन जो है वो डज नॉट नेसेसरली रेफर टू व्हाट, कि आपके पास एक यूनिफॉर्म सिविल कोड हो। नो, दैट्स नॉट द थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेसिफिक टैरिफ इज इम्पोज्ड ऑन व्हाट? आपको पता है बच्चे कि आपके पास दो तरीके के टैरिफ या टैक्स होते हैं। ये स्पेसिफिक आपके पास टैक्स भी हो सकता है और ये स्पेसिफिक आपके पास टैरिफ भी है। जहां पे वर्ड आपके पास स्पेसिफिक आ गया, व्हाट डू वी मीन बाय दिस, दैट इट इज गोइंग टू रेफर टू योर पर यूनिट, राइट। इस पे ये लिखा भी हुआ है पर यूनिट, कि आपको किसी पर यूनिट किसी चीज के ऊपर आपका वो टैक्स लग रहा है। जैसे अगर आप कोई मेटेलिक आइटम खरीदते हो, स्टील खरीदते हो, तो स्टील का आपका पर, ये नहीं कि आपने कितने यूटेंसिल्स खरीदे हैं, आपका उसका वेट के हिसाब से कि ये इतने वेट के उसके हिसाब से टैक्स लगता है। तो व्हाट इज दैट, दैट इज टू बी टेकन एज अ स्पेसिफिक टैक्स या स्पेसिफिक टैरिफ। मैंने आपको शुरू में ही सेशन में बताया था कि ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो काउंटरवेलिंग ड्यूटीज, अब काउंटरवेलिंग ड्यूटीज क्या होती हैं कि काउंटर मतलब वो अपने आप में किसी सिस्टम को काट रहा है। ड्यूटीज एक तरह से आपका टैरिफ लगा लो या अपना टैक्स लगा लो, जो भी आपके पास है। बट काउंटरवेलिंग मतलब कोई चीज आपके पास आ गई है और मैं उसको कुछ ना कुछ सब्सिडाइज्ड करने की कोशिश कर रही हूँ, उसको बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या है? टू ऑफसेट द लो एक्सपोर्ट प्राइसेस, टू ऑफसेट द हाई एक्सपोर्ट प्राइसेस, टू ऑफसेट द लो इंपोर्ट प्राइस और टू ऑफसेट द हाई इंपोर्ट प्राइस।
ऑब्वियसली देखो जो काउंटरवेलिंग ड्यूटीज है वो एक्सपोर्ट के लिए तो नहीं होगा, ठीक है ना, उसके लिए आई एम नॉट कंसर्न, क्योंकि एक्सपोर्ट इज अ गुड थिंग। जो हमारे लिए ये जो इंटरनेशनल ट्रेड है ये सारा कुछ है, ये बेसिकली किसके लिए खोला गया, या WTO है उसको हमने किसके लिए बनाया, दैट इज जस्ट फॉर टू चेक आउट योर इम्पोर्ट्स। तो काउंटरवेलिंग ड्यूटीज टू ऑफसेट द लो इम्पोर्ट प्राइस, टू ऑफसेट द हाई इम्पोर्ट प्राइस, टू ऑफसेट, ऑफसेट का मतलब कि उसको बैलेंस करना, उसको ठीक करना। तो लो इम्पोर्ट प्राइस की आपके पास उसकी प्राइस लो थी, बट काउंटर बिलिंग ड्यूटीज लगा के आई हैव जस्ट ट्राई टू गिव यू एक एक्यूरेट उस चीज को मैंने आपको देने की कोशिश की है, आपको उसमें किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सो दिस इज द थिंग कि आपके पास काउंटर वेलिंग जो है एक तरीके से कह लो कि सब्सिडी है आपके लिए, कि जो इंपोर्ट प्राइस कम था तो सब्सिडी देके मैंने उसको एक कंपनसेट कर दिया। मेकिंग एन इम्पोर्टेड कंट्री टू गो फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंस, तो आप क्या करोगे उसमें इम्पोर्टेड कंट्री, बेटा आपको यहाँ पे ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि जब भी मैं एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करती हूँ तो आई एम कंसर्न विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, अब आपको सबको पता है कि 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में ट्रेडिंग करने के लिए आई थी, बट ग्रेजुअली एंड इवेंचुअली उन्होंने हमारे ऊपर क्या किया, उन्होंने हमारे ऊपर रूल किया। तो अब जब हम ज़्यादा मॉडर्नाइज्ड हो गया, अब जब हम ज़्यादा एडवांस्ड हो चुके हैं, मेरे पास बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ग्रुप फॉर्मेशन है मेरे पास, UNO है, WHO है, WTO है, वर्ल्ड बैंक है मेरे पास, तो वो क्या करते हैं, उनका रोल क्या होता है कि किसी भी कंट्री का किसी भी तरीके से एक्सप्लॉयटेशन ना हो। कोई रिच कंट्री जो है, जो अंडर प्रिविलेज्ड कंट्रीज हैं या जो बिलो स्टैंडर्ड हैं या जो वो है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनका अनड्यू एडवांटेज या उनकी अनड्यू एक्सप्लॉयटेशन ना की जाए। तो उसके लिए ये फ्रस्ट्रेटिंग मतलब वही है कि आपको एक्सप्लॉयट किया जा रहा है, तो इसको अवॉइड करने के लिए डेफिनेटली हम क्या करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशंस को लगाएंगे, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, डिस्ट्रीब्यूशन नो, रिस्ट्रिक्शंस ऑन द पोस्ट सेल सर्विसेज वो भी नहीं होगा। तो व्हाट वी आर गोइंग टू हैव ओनली एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे जब 3 साल पहले रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया था तो डेफिनेटली द होल वर्ल्ड वाज द एंटायर वर्ल्ड वाज अगेंस्ट रशिया, तो उस टाइम के ऊपर WTO ने क्या किया था, सैंक्शंस लगा दिए थे रशिया के ऊपर कि रशिया के ऊपर किसी भी तरीके की जो करेंसी है इट विल नॉट बी एक्सेप्टेड एज अ मोड ऑफ एक्सचेंज। तो व्हाट इज दैट, दिस इज टू बी टेकन एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशंस। Increasing import cost by regulating foreign exchange comes under what? Students, try to understand the difference between question number 13 and 14. Making an importing country to go through frustrating experience, कि आपके पास बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है और उसको मैंने कंट्रोल करना है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है, लॉ एंड ऑर्डर है, तो उसके लिए मेरे को क्या करना है, दैट इज गोइंग टू हैव एन एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशंस। बट यहाँ पे जब मेरे पास बात आ रही है कि इंक्रीजिंग इंपोर्ट कॉस्ट बाय रेगुलेटिंग फॉरेन एक्सचेंज, वो किसके अंडर आएगा, दैट इज नॉट गोइंग टू बी एडमिनिस्ट्रेटिव क्योंकि इट इज समथिंग रिलेटेड विद द कॉस्ट, तो it will come under financial measures, it will not come under any other method. Dumping, I hope my students are ready to answer this question. Everyone knows कि डंपिंग इंग्लिश मीनिंग भी क्या होता है, जो डंपिंग का इंग्लिश मीनिंग होता है वही मीनिंग आपका इकोनॉमिक्स में होता है कि इसमें आपके पास सेलिंग मच लोअर देन द सेल्स प्राइस देन द डोमेस्टिक मार्केट। सो डंपिंग मीन्स दैट इज योर कि जो प्रोडक्ट आपकी मार्केट में जिस प्राइस के ऊपर अवेलेबल है मैं उससे लोअर प्राइस के ऊपर क्या कर रही हूँ, आई एम गोइंग टू सेल इट इन द अदर कंट्री। डंप का मतलब क्या होता है, फेंकना, थ्रो अवे कर देना, उसको गाड़ देना। तो यहाँ पे मैं किसी दूसरी कंट्री के ऊपर अपना स्क्रैप जो है या अपनी जो भी चीजें हैं दैट वी आर गोइंग टू सेल आउट एट अ मच मच लोअर प्राइस। A group of countries that have a free trade agreement between themselves and may apply a common external tariff to other countries is called as what? Students, आपके पास आपकी बुक के पीछे समरी नोट्स हैं, प्लीज प्लीज इट इज अ रिक्वेस्ट कि आप अपने समरी नोट्स को जरूर गो थ्रू कीजिए और ये डेफिनेशंस जो हैं आपको उसको एज इट इज लर्न करना है। अब यहाँ पे क्या है, अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज जिनका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चल रहा है
किसके बीच में? नॉट विद देमसेल्व्स, अपने आप के बीच में, एंड अप्लाई अ कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ टू अदर कंट्रीज। मतलब एक पूल बन गया, एक ग्रुप बन गया, और वो ग्रुप आपस में तो ट्रेडिंग कर ही रहे हैं, बट अगर वो दूसरे ग्रुप के साथ या दूसरी कंट्री के साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसके ऊपर वो एक्सटर्नल टैरिफ लगा रहे हैं। सो व्हाट इज दिस टू बी टेकन एज? दिस इज टू बी टेकन एज अ कस्टम यूनियन हो नहीं सकता, फ्री ट्रेड एरिया नहीं है, रीजनल प्रेफरेंस ये आरपीटीए नहीं है आपके पास, रीजनल प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट्स नहीं है, तो ग्रुप है, तो ग्रुप में आपके पास ट्रेडिंग हो रही है, तो इट इज टू बी टेकन एज अ ट्रेड ब्लॉक। नेशनल ट्रीटमेंट प्रिंसिपल एनटीपी, बेटा आपके पास वर्ड है नेशनल, दूसरा वर्ड है ट्रीटमेंट। प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है कि इट इज गोइंग टू बी देयर एज अ रूल। तो नेशनल ट्रीटमेंट प्रिंसिपल का मतलब क्या चीज है? राइट, पहले तो ऑप्शंस पढ़ते हैं, फिर हम देखते हैं कि क्या आंसर होना चाहिए। इंपोर्टेड गुड्स एंड डोमेस्टिक गुड्स शुड बी ट्रीटेड इक्वली, ओके। Exported goods and imported goods should be treated equally, okay. Imported and domestic goods should be treated differently. Internal trade is more than international trade. देखो जी, अब इसमें मैं डी ऑप्शन को तो बिल्कुल ही कट कर रही हूँ। अब इंपोर्टेड गुड्स एंड डोमेस्टिक गुड्स वो क्या कह रहे हैं? शुड बी ट्रीटेड डिफरेंटली, राइट। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि एक्सपोर्टेड एंड इंपोर्टेड गुड्स शुड बी ट्रीटेड इक्वली, और यहाँ पे भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ तो मतलब एक्सपेंसिव और वो होंगे, उसका भी आपके पास कुछ वो नहीं है। तो मैं यहाँ पे जो दो सेंटेंसेस आपके पास रिपीट हो रहे हैं, दैट इज योर ए एंड सी, तो मैं ए और सी के बीच में चॉइस बनाना चाहूंगी। और ये चॉइस किस बेस के ऊपर बनेगी? नेशनल का मतलब क्या होता है? इक्वलाइज करना, कि ऑल आर सेम फॉर मी। तो यहां से आपके पास आंसर आ गया कि जब मैं नेशनल ट्रीटमेंट प्रिंसिपल को लेके चल रही हूँ, तो जो मेरी डोमेस्टिक गुड्स हैं और जो मेरी इंपोर्टेड गुड्स हैं, उनके बीच में किसी भी तरीके का कोई भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। रादर दे शुड बी ट्रीटेड, क्या? दे शुड बी ट्रीटेड इक्वली। सो दिस हैज टू बी कीप इन माइंड कि आप कई बारी आप घबरा जाते हो कि यार ये एनटीपी क्या है, मेरे को नहीं पता। प्लीज बच्चे, गो फॉर द ऑप्शंस, और जो स्टेटमेंट है उसके थ्रू उसको थोड़ा इंटेलिजेंटली उसको गेस करने की कोशिश करो, स्मार्ट गेस करो, एंड बहुत डीप क्वेश्चंस आपके पास नहीं आते हैं। अगर आप उसको, जैसे मैंने अभी आपको ये टेक्निक सिखाई है, आप करने की कोशिश करोगे, आई एम मोर देन 1000% श्योर कि यू वुड बी एबल टू टिक अ राइट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ WTO? ओके जी, सेट सबको पता है WTO, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन यू दैट। सेटलिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट, ओ बैलेंस ऑफ पेमेंट, ओके, माता ठनक गया यहाँ पे। टू इंक्रीज द ट्रांसपेरेंसी, यस डेफिनेटली ट्रांसपेरेंसी है। टू कॉपरेट विद द अदर मेजर इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस, बिल्कुल है। लेट्स टेक आउट द डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इज टू हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज। ये तो मैंने बच्चे आपको पहले ही बता दिया कि जो WTO है उसकी एस्टेब्लिशमेंट ही हमने किसके लिए की थी? दैट इज टू हेल्प आउट योर डेवलपिंग कंट्रीज। अब WTO का बैलेंस ऑफ पेमेंट के साथ कोई लिंक नहीं है, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट आपको क्या बताता है? द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, कि आपके पास कितना आउटफ्लो हुआ है, चाहे वो गुड्स हैं, चाहे वो सर्विसेज हैं, चाहे वो यूनिलेटरली ट्रांसफर्स क्यों नहीं है, बट कितना आपके पास आउटफ्लो है, कितना आपके पास इनफ्लो है। इज द डिफरेंस पॉजिटिव, इज द डिफरेंस नेगेटिव? सो आई नीड टू वर्क आउट ऑन दोज थिंग्स। तो दैट इज द थिंग कि आपके पास WTO का ये कंट्री का पर्सपेक्टिव होता है कि मेरा BOP क्या है, इसमें WTO का कहीं पे भी कुछ भी लेना नहीं है। द टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज अंडर WTO जी, अब ये क्वेश्चंस हैं जो आपको एज इट इज लर्न करने हैं, तो इट इज गोइंग टू बी 164। FII इनफ्लो विल इम्पैक्ट व्हाट? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट किसको कर रहा है? इज इट गोइंग टू बी BOP? इज इट गोइंग टू बी अ फिस्कल डेफिसिट, गवर्नमेंट रेवेन्यू, बैंक्स इनकम? नो, आई एम नॉट गोइंग टू पिक अप C और D. द चॉइस इज बिटवीन A एंड B। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, तो डेफिनेटली वो आपका फिस्कल डेफिसिट को ठीक करेगा। FDI किसको इंप्लाई करता है? पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है, तो इट इज गोइंग टू बी फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग एफपीआई? इंपॉर्टेंट थिंग कि आप में से कौन सा जो है वो फॉल्स है। स्पेकुलेटिव इन नेचर है, इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल एसेट्स है, सेटिंग अप ऑफ फैक्ट्री है, एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। देखो, आपके क्वेश्चंस के बीच में ही आपको कितनी ज्यादा नॉलेज मिल रही है। मैंने आपको पहले एफपीआई बोला था, एफपीआई पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, दैट इज अ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, स्टॉक इन्वेस्टमेंट है, कोलेब्रेशन है आपके पास, और वही सारे पॉइंट्स उन्होंने यहाँ पे एज अ ऑप्शन भी दे दिया। अगर किसी बच्चे को वो चीज नहीं भी समझ में आ रही है तो ऑप्शन में से गेन इंफॉर्मेशन। स्पेकुलेटिव, स्पेकुलेटिव का मतलब क्या होता है? गैस वर्क करना, जो कि हम किस में करते हैं? वी आर गोइंग टू डू इन द स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि आज मार्केट ऊपर गई है, सेंसेक्स ऊपर गया, आज सेंसेक्स नीचे गया। इन्वेस्टमेंट इन द फाइनेंशियल एसेट्स, डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी देयर, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट है। सेटिंग अप ऑफ अ फैक्ट्री, अगर मैं फैक्ट्री को सेटअप करने जा रही हूँ तो इट इज गोइंग टू बी टेकन एज एन एफडीआई, क्योंकि उसमें ऑनरशिप राइट हो जाएगा। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, यस डेफिनेटली। तो आपके पास इसका आंसर क्या हो गया? इट्स गोइंग टू बी टेकन एज अ सी। बच्चे, इकोनॉमिक्स में आपको आंसर करना बहुत इजी है, क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज के पीछे आपके पास क्या है? एक लॉजिक है। अभी तक मैं आपके साथ 8 चैप्टर्स को पढ़ चुकी हूँ, आपके आगे उसको मैं सॉल्व कर चुकी हूँ। आगे आगे आप और जाके देखोगे कि कितना आसान है, और जितने भी क्वेश्चंस हैं अगर आप उसके साथ कनेक्ट होते हो, उसके साथ समझने की कोशिश करते हो, तो आपको डेफिनेटली आई कैन गिव यू इन रिटर्न कि आप अपना आंसर को उसको मतलब ढूंढ पाओगे कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो सकता है। ऐसे ही और ज्यादा टिप्स जानने के लिए प्लीज एंड तक वीडियो को देखो, समझो, जानो कि मैम बीच बीच में कैसी टेक्निक्स आपको दे रही हैं और उसको हमने कैसे सॉल्व करना है। इकोनॉमिक्स में 90 प्लस मार्क्स लेना इज नॉट अ डिफिकल्ट थिंग, क्योंकि इट इज टोटली अ लॉजिक एनालिटिकल बेस्ड कॉमन सेंस है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, अ फर्म मेक्स एन इन्वेस्टमेंट इन एन अनरिलेटेड बिजनेस, दैट इज इट इज कॉल्ड एज व्हाट? अब आपको पता है कि इन्वेस्टमेंट एक तो हमने पढ़ी थी एफ आई आई डी आई होता है आपके पास। फिर अगर आप अपनी बुक्स में पढ़ोगे तो उसमें हॉरिजॉन्टल, मतलब मैं पूरा पोर्ट्रेट टाइप के ऊपर जा रही हूँ, पोर्ट्रेट ऐसा होता है, लैंडस्केप ऐसा होता है, मतलब इन्वेस्टमेंट हो रही है, सेम लेवल के ऊपर इन्वेस्टमेंट हो रही है, कोई प्रमोशन नहीं है, कोई मेरा डेजिग्नेशन या मैंने कोई अपना जो वेंचर है, मेरी जो प्रोजेक्ट है उसको इन्हेंस नहीं किया। तो ये तो हॉरिजॉन्टल है और वर्टिकल है, ठीक है। बट यहाँ पे अनरिलेटेड, मतलब किसी भी तरीके की कोई भी कनेक्शन ही नहीं था, तो उस चीज में व्हाट टाइप ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट इज टू बी टेकन एज? इट इज टू बी टेकन एज अ कॉन्ग्लोमरेट। और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखो बेटा, एफडीआई और एफआई के बीच में आई थिंक इट इज अ फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन। कहाँ डाउट रह जाता है आपके मन में? देयर शुड नॉट बी एनी डाउट, ठीक है। तो इस चीज को समझो, जानो, बूझो और अटेम्प्ट करो। Both FDI and foreign institutional investments are related to investment in a country. Very true. Which of the following is incorrect? बच्चे, तभी मैं आपको कहती हूँ कि एंड तक सुनो मेरे को, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्वेश्चन में आपको कोई एक टिप जरूर मिलेगा, और वो टिप एज पर दैट क्वेश्चन होता है, राइट। आपके पास करेक्ट पूछा है, आपके पास इनकरेक्ट पूछा है, नॉट पूछा है, ट्रू पूछा है, फॉल्स पूछा है, रॉन्ग पूछा है। ये चीजें एट एग्जामिनेशन हॉल में जब आप बैठे होते हो तो उसके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर होता है, यू इग्नोर दैट थिंग इन एंजाइटी। बट अगर आपको किसी ने दिमाग में ये चीज डाल दिया तो साइकोलॉजिकली आप उस चीज के बारे में अलर्ट हो जाते हो, राइट। तो आपको यहाँ पे क्या चीज समझनी है कि वो इनकरेक्ट पूछ रहा है, नॉट द करेक्ट वन। बोथ FI and FDI bring capital into the economy, right? FI invest in the technology oriented enterprises, FDI in traditional business. As such, हमने कुछ ऐसा किया था? नॉलेज में नहीं है, सर्कल कर दो। द रिस्ट्रिक्शंस ऑन द एंट्री ऑफ FDI आर लोअर देन ऑफ FI, ओके। FDI is considered to be more stable than FI. FEI can be withdrawn even at a short notice. बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे ये टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशनल बिजनेस सेटअप, इसमें कुछ बात नहीं है। सिर्फ एक ये बात है कि एक में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रही है, शॉर्ट टर्म के लिए हो रही है, लॉन्ग टर्म के लिए हो रही है, या कहीं पे गवर्नमेंट इंटरवेंशन है। बट उसका जो पर्पज है
वो सेम है, राइट। तो ये ट्रेडिशनल और ये टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड कहीं पे कुछ भी नहीं आता। Move on to the next. A surge in the foreign capital inflow in India would lead to what? Surge का मतलब क्या होता है? Increase होना, right? Sale of foreign exchange by central bank in order to prevent the depreciation of a rupee. Purchase of a foreign exchange by central bank in order to prevent the depreciation of rupee. Sale of foreign exchange by the central bank in order to prevent an appreciation of a rupee, or purchase of a foreign exchange by the central bank in order to prevent an appreciation of rupee. अब वो क्वेश्चन क्या है? सर्ज इन द फॉरेन कैपिटल इनफ्लो, मतलब आपके पास फॉरेन कैपिटल का जो इनफ्लो है वो इंक्रीज हो रहा है। स्टूडेंट्स, अगर आपके पास फॉरेन कैपिटल ज्यादा आ रही है, ठीक है, तो उससे क्या होगा? व्हाट इट इज गोइंग टू हैपन? आपके पास डेप्रिसिएशन होगा या एप्रिसिएशन होगा? सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या समझना है कि ये एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन होती क्या चीजें हैं। एप्रिसिएशन क्या होता है? दैट इज अ राइज इन द वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन सॉरी a rise in the value of domestic currency in terms of foreign currency, ठीक है। ये तो आपके पास होता है एप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन क्या होता है? फॉल इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ द फॉरेन करेंसी। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? दैट इज अ सर्ज इन द फॉरेन कैपिटल इनफ्लो। तो सर्च का मतलब क्या है कि एकदम से फॉरेन कैपिटल आपके पास आ रही है। तो जब फॉरेन कैपिटल आपके पास आई तो आप क्या करोगे, राइट? आप ऑब्वियसली आपकी जो रुपी की वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगी, वो एप्रिसिएशन होगा। और एप्रिसिएशन जो है वो कंट्री कोई चाहती नहीं है, क्योंकि आपके पास अगर अपने करिकुलम में भी देखोगे इकोनॉमिक्स में, जैसे मैं इकोनॉमिक्स की स्पेशलिस्ट हूँ, तो उसमें आपके पास डेप्रिसिएशन चैप्टर है। अ कंट्री इज कंसर्न डेफिनेटली विद द डेप्रिसिएशन, बट वी आर नॉट एट ऑल कंसर्न विद एप्रिसिएशन, राइट। तो उसमें क्या चीज है कि अगर मेरी सप्लाई ज्यादा हो रही है, मैं उसको परचेज कर लूंगी, मैं उसको परचेज करके उसकी सप्लाई को बैलेंस आउट कर दूंगी, क्योंकि अगर मैंने वो परचेज ना किया तो उसमें मेरी रुपी की वैल्यू एप्रिशिएट हो जाएगी। मेरी रुपी की वैल्यू एप्रिशिएट होगी तो वो एक्सपोर्ट को डिस्करेज करेगी और इंपोर्ट को वो इनकरेज करेगी, जो कि मेरे लिए अच्छा नहीं है। तो इस चक्कर में आई होप कि आपको चारों ऑप्शंस में से मेरा आंसर मिल चुका है कि व्हाट विल आई डू? आई एम गोइंग टू डू द परचेज ऑफ द फॉरेन करेंसी, क्योंकि मैंने मार्केट से स्टॉक ज्यादा हो गया था, मैंने मार्केट से वो स्टॉक उठा लिया, राइट। ओवरफ्लो हो रहा था, मैंने वो उठा लिया ताकि मेरी रुपी की वैल्यू जो है वो बनी रहे, वो बहुत ज्यादा एप्रिशिएट ना हो। सो इट विल परचेज द फॉरेन एक्सचेंज बाय द सेंट्रल बैंक। काम ये कौन करेगा? इट इज टू बी डन बाय अ सेंट्रल बैंक ओनली, नोबडी एल्स इज गोइंग टू डू। सिमिलरली अगर आपको याद हो कि जब आपकी रुपी की वैल्यू वीक हो जाती है, डेप्रिशिएट हो जाती है, तो हम क्या करते हैं? सेंट्रल बैंक क्या करेगा? वो फॉरेन करेंसी को या डॉलर को इंटरनेशनल मार्केट में जाके वो बेचता है, वो सेल होता है आपके पास। तो जब सेल है तो वो डेप्रिसिएशन को ज्यादा प्रेफर, क्योंकि दोनों ही चीजें अच्छी नहीं है, बट डेप्रिसिएशन हम करते हैं ताकि मेरे ऊपर बीओपी बैलेंस आउट कम पड़ जाए, बीओपी का जो बर्डन है वो कम हो जाए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, रियल एक्सचेंज रेट कंसीडर्स व्हाट? माय डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि आपके पास दो तरीके के एक्सचेंज रेट, एक नॉमिनल है और एक आपके पास रियल है। जब मैं नॉमिनल की बात करती हूँ दैट इज गोइंग टू बी डन एट अ करंट प्राइस, और रियल की बात करती हूँ दैट इज गोइंग टू बी देयर एट अ बेस प्राइस। अब यहाँ पे क्या है? relative prices of the domestic goods, relative prices of the foreign goods और relative prices of domestic and foreign goods। exchange rate है, understood है कि it is not going to be only domestic and foreign, it is going to be taken as domestic and foreign goods both। if real exchange rate is high, तो what will happen? Foreign goods cheaper and imports will raise, domestic goods cheaper, export will raise और import will fall। इसमें आपके पास क्या होगा जी? रियल एक्सचेंज रेट इज हाई। रियल एक्सचेंज रेट अभी हमने पढ़ा है कि रिलेटिव प्राइसेस ऑफ डोमेस्टिक एंड फॉरेन गुड्स, अगर ये ज्यादा हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो फॉरेन गुड्स हैं वो चीपर हैं
एंड इंपोर्ट्स क्या है वो रेज हो जाएंगे, क्योंकि आप भी इंडिया में वो चीज बना पा रहे हो और बाहर यूएसए भी या चाइना भी वो चीज बना पा रहा है, ठीक है। बट कंपैरेटिवली चीपर क्या है वो फॉरेन गुड्स है, तो उसकी वजह से कंपैरेटिव एडवांटेज यहाँ पे आ जाता है। तो अगर कंपैरेटिव एडवांटेज मेरे को इंपोर्ट करने में, आई विल डेफिनेटली गो फॉर दिस थिंग। तो आपके पास यहाँ पे अगर रियल एक्सचेंज रेट आपका हाई है तो इसका मतलब एक्सचेंजेस जो है वो हाई हो जाएंगे, फॉरेन गुड्स चीपर है और आपका इंपोर्ट जो है वो राइज कर जाएगा। अंडर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, अच्छा, floating exchange rate is determined by what? Two type of exchange rate. One is to be taken as a fixed exchange rate and the other one is to be taken as a floating exchange rate. जो फिक्स एक्सचेंज रेट है वो तो आपकी गवर्नमेंट करती है, जो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है वो कौन करता है? दैट इज टू बी डन बाय द मार्केट फोर्सेस, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई आपस में इंटरसेक्ट कर जाते हैं। दैट रेट इज टू बी डिफाइंड, दैट रेट इज टू बी डिटर्मिन्ड इन द मार्केट। सेम क्वेश्चन आ गया जी, जो अभी मैं पीछे समझा के आती हूँ। अगर रुपी इज डेप्रिशिएटेड अगेंस्ट डॉलर, रुपी की वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है तो मैं क्या करूंगी? आरबीआई विल सेल द डॉलर, ठीक है, डेप्रिशिएट हो रही है वो सेल करेगा तो रुपी को थोड़ा सा, देखो बेटा, जो चीज मार्केट में जितनी अवेलेबल होती है उसकी प्राइस उतनी, उसकी वैल्यू उतनी कम हो जाती है। थिंग्स कमांड वैल्यू व्हेन दे आर इन शॉर्टेज, ठीक है। तो अब रुपी शॉर्टेज पे क्यों है? क्योंकि मार्केट में जो है आपके पास डेप्रिशिएट हो रहा है, मतलब राइज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी एज कंपेयर टू द डॉलर। तो अब डॉलर को मैंने क्या करना है? डॉलर को मैंने सस्ता करना है। अब डॉलर को सस्ता करने का तरीका एक ही है कि मैं डॉलर को इंटरनेशनल मार्केट में उसकी सप्लाई को इंक्रीज कर दूं। तो आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई उसको सेल करेगा डॉलर में, उसके पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पड़े होते हैं वहां से वो सेल करेगा। सेल करने के बाद आपके पास रुपी को तो मैं कुछ नहीं कर सकती, बट कंपैरेटिवली डॉलर की वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाएगी और रुपी जो है वो प्रेजेंटेबल हो जाता है। Which of the following is not a determinant of the exchange rate? Inflation, capital flows, repo rate और a domestic consumption. अब मेरे को आप बताओगे कि यहाँ पे कौन सा जो है दैट इज नॉट टू बी टेकन एज अ डिटर्मिनेंट ऑफ एक्सचेंज रेट। इन्फ्लेशन डेफिनेटली इफेक्ट करती है, कैपिटल इनफ्लो डेफिनेटली इफेक्ट करता है, रेपो रेट, यस यू हैव सीन व्हाट इज अ रेपो रेट, सो व्हाट इज नॉट गोइंग टू बी इफेक्टेड? इट इज अ डोमेस्टिक कंजम्पशन। If real exchange rate is high, it might lead to what? Current account deficit, fiscal deficit, current account surplus और increase in the फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके पास रियल इंटरेस्ट रेट हाई है, अभी हमने देखा रियल एक्सचेंज रेट अगर आपके पास हाई है तो उसमें फॉरेन गुड्स चिपर बन जाती हैं और आपके इंपोर्ट्स हाई हो जाते हैं, तो डेफिनेटली करंट अकाउंट आपका डेफिसिट हो जाएगा। करंट अकाउंट का मतलब क्या होता है? वेयर आई एम गोइंग टू टेक केयर ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स ओनली, और सर्विसेज भी। +2 में पढ़ा हुआ है, जल्दी से बताओ करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट दोनों में क्या फर्क होता है? वो बताने की जरूरत नहीं है, बट यस डेफिनेटली वहां पे क्या होगा? इट इज गोइंग टू बी अ डिक्रीज, सरप्लस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ रुपी एप्रिशिएट हो रहा है तो आई विल परचेज, हम पहले ये चीज कर चुके हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स विद रिगार्ड टू रुपी डेप्रिसिएशन? builds pressure on the corporate and government debt repayment, capital flies in, okay, pressure on the foreign exchange reserves, और imports become costly. with वो क्या पूछ रहे हैं? आपके पास false statement, डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन ऑफ कोर्स इंपोर्ट को डिस्करेज करता है, ये भी ठीक है, प्रेशर पड़ता है, ये भी ठीक है, बिल्ड प्रेशर ऑन द कॉर्पोरेट, यस, तो ये कैपिटल्स फ्लाई इन डजंट मेक एनी सेंस ऑल्सो, और तीनों पॉइंट्स मेरे पास ठीक है, तो आपका आंसर इसमें क्या हो गया? इट इज टू बी टेकन एज अ बी ऑप्शन। द टर्म रीवैल्यूएशन इज अप्लाइड वेयर? माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबको पता है कि आपके पास एक टर्म होती है डेप्रिसिएशन और एक टर्म होता है डीवैल्यूएशन, राइट? सिमिलरली आपके पास एक वर्ड होता है एप्रिसिएशन और दूसरा वर्ड होता है रीवैल्यूएशन।
दोनों का टारगेट सेम है, दोनों का ऑब्जेक्टिव सेम है, दोनों की वर्किंग सेम है, बट दोनों में आपके पास किस चीज का फर्क है कि एक फिक्स्ड है और एक फ्लोटिंग है। मतलब वन इज डन बाय गवर्नमेंट एंड द अदर इज डन बाय द मार्केट फोर्सेस। ये जो डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन है ये किसकी वजह से होता है? इट इज डन बाय द गवर्नमेंट, सॉरी, इट इज डन बाय मार्केट फोर्सेस। और जो डिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन है ये कौन करता है? इट इज टू बी डन बाय द गवर्नमेंट। तो जहां पे गवर्नमेंट आ गई है तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी टेकन एज अ फिक्स एक्सचेंज रेट। Which of the following statement is false? Majority of the countries follow flexible exchange rate. Okay. The term devaluation applies to fixed exchange rate. Devaluation, yes. RBI wants Indian companies to hedge their currency. Okay. Or dirty floating is generally followed by countries with fixed exchange regime. देखो जी, आपके पास फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है कि मोस्टली फ्लेक्सिबल मतलब वो मार्केट फोर्सेस के ऊपर होता है। डिवैल्यूएशन का मैं अभी आपको बता के ही हटी हूँ। आरबीआई यस की मेरे को एक प्रोटेक्शन रखनी है अपनी कंट्रीज की करेंसी की, बहुत ज्यादा इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना। डर्टी फ्लोटिंग, आपको पता है कि आई डू हैव अ टू टाइप्स ऑफ फ्लोटिंग, वन इज टू बी टेकन एज अ डर्टी फ्लोटिंग एंड द अदर वन इज टू बी टेकन एज अ मैनेज फ्लोटिंग। डर्टी फ्लोटिंग, फ्लोटिंग मतलब कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, फ्रीडम है, राइट। आपके पास टोटल क्या हो रहा है, डिसिप्लिन नहीं है आपके पास, क्लास में टीचर नहीं आई है और क्लास पूरे क्लाउड नाइन के ऊपर शोर मचा रही है, तो वो क्या हो गया? वो फ्लेक्सिबल हो गया। बाय फिक्स एक्सचेंज रिजाइम है, तो ये स्टेटमेंट आपके पास गलत हो गई है। The process of selling of the product at a price less than, definitely it is clear, it's a dumping. Comparative advantage is determined by what? The amount of resources needed to produce a good, the the money cost or the opportunity cost or absolute advantage. My dear students, I love to answer these questions. मतलब मजा आता है कि जो चीजें आपको क्लास में बताई जाती हैं और वही चीजें एज इट इज जब आपके क्वेश्चन पेपर में आ जाती हैं तो कहीं ना कहीं टीचर स्टूडेंट्स बिलीव कि टीचर्स के मन को कितनी सेटिस्फेक्शन मिलती है कि हमने ये चीज बच्चों को इसी वे में करवाई थी और इसी वे में वो पेपर में आ गई। जब भी मेरे पास कंपैरेटिव एडवांटेज का होगा तो वो कंपैरेटिव एडवांटेज का जो डिसीजन है इट इज ऑलवेज बेस्ड अपॉन द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, राइट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फोरगॉन। The lump sum tax per unit is called as what? It is to be called as a specific tariff. It is an effective tariff, a effective quota or a specific quota. A lump sum tax per unit आ गया जी आपके पास यहाँ पे वर्ड, तो ये पर यूनिट वर्ड में आपके पास स्पेसिफिक टैरिफ आपके पास आ गया, क्योंकि पर यूनिट आपको क्या बताता है? इट टेल्स यू अबाउट पर यूनिट ओनली। अ की इफेक्ट ऑफ डिवैल्यूएशन इज व्हाट? अभी बहुत बारी ये चीज बता चुकी हूँ, डिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन क्या करता है? इट मेक्स अ फॉल इन द राइज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी होगा या फॉल होगा? फॉल इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। तो आपका इस पे आंसर क्लियर है, अपने आप इसको टिक कीजिए, मैं टिक कर देती हूँ। इट्स अ डी ऑफ ए ऑप्शन, it makes the domestic currency cheaper relative to the other currencies. Central government can impose the safeguard duty if it is satisfied that what? Any article is imported to India in an increased quantity or such increased importation is causing or threatening to cause serious injury to the domestic industry. Central government can impose safeguard duty. Either A or B है, तो I believe so कि ये दोनों ही point हो सकते हैं, so that can be your answer. काउंटरवेलिंग ड्यूटी शेल नॉट बी लिवाइड, लिवाइड का मतलब होता है इम्पोज करना, until unless it is determined that subsidy relates to the export performance, the subsidy relates to the use of domestic goods over imported goods, और the subsidy has been conferred on the limited number. मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में ही बताया कि काउंटरवेलिंग ड्यूटी क्या होती है? इट इज टू बी मोर और लेस टेकन एज अ सब्सिडी टाइप, तो ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन इज देयर। डेफिनेटली मैं इस चीज के लिए जाना चाहूंगी। Terms of trade in developing countries are generally unfavorable because of what? They export primary products, they export manufacturing products, they export few goods. बच्चे अगर मैं इंडिया डेवलपिंग कंट्रीज में अगर मैं इंडिया की सबसे बड़ी एग्जांपल लेती हूँ तो इंडिया का अगर मैं
एट अ टाइम क्या डाटा था कि इंडिया 70 आइटम्स को क्या कर रहा था, एक्सपोर्ट कर रहा था, और 17 आइटम्स को वो इंपोर्ट कर रहा था। बट फिर भी मेरे पास जो बीओपी था वो अनफेवरेबल था। क्यों? क्योंकि ये जो 70 आइटम्स में एक्सपोर्ट कर रही थी दे आर ऑफ प्राइमरी, प्राइमरी मतलब वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स थे, कॉफी हो गया, टेक्सटाइल हो गया, जेम्स हो गया, ज्वेलरी हो गया। और जो मैं इंपोर्ट करवा रही थी हैवी मशीनरी, पेट्रोल, क्रूड ऑयल, तो वो अनफेवरेबल क्यों बनता है? क्योंकि मैं मोस्टली कौन सी गुड्स को एक्सपोर्ट करती हूँ, दैट इज अ प्राइमरी गुड्स, जो कि कंपैरेटिवली चीपर होते हैं। Most tariffs are a revenue effect, protective effect, or they can be both. Which statement is correct regarding FDI under automatic route? Okay, FDI in India under the automatic route does not require prior approval either by the government of the India or the Reserve Bank of India. Okay, this is wrong. Then investors are only required to notify the concerned regional office of the RBI before receipt of inward remittances and file required documents that with the office before the use of share of the foreign investors. ओके, वो करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में पूछ रहा है। एफडीआई डज नॉट रिक्वायर एनी प्रायर अप्रूवल, यस, आइदर बाय द गवर्नमेंट और बाय द रिजर्व गवर्नमेंट। तो यस, ये दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं ये ठीक है, क्योंकि एफडीआई क्या डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, किसी भी तरीके की कोई भी आपको परमिशन की जरूरत नहीं है। यस, यू हैव टू फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दैट कंट्री, कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ दैट कंट्री, जो भी उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस है। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर टू बी टेकन एज द राइट स्टेटमेंट। Which type of investment is more susceptible to capital flight during the times of economic instability? आपके पास economic instability है, which type of investment is more susceptible to the capital flight? कि आपकी कंट्री में वो लेके आएगा जो भी है आपके पास चीज, तो उसमें आप किस चीज के लिए जाओगे? इंस्टेबिलिटी, ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ इंस्टेबिलिटी है, तो आई विल गो फॉर एफडीआई। आप बताइए, इट कैन बी अ रॉन्ग आंसर, मैं पहले बोल रही हूँ, ठीक है। आपने मेरे को बताना है इज इट गोइंग टू बी एफडीआई, एफपीआई, और बोथ इट कैन बी देयर, ठीक है। मतलब विच टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंडिया ने दोनों के लिए किया था, तो मेरी चॉइस किसके लिए है? इज इट फॉर ए और सी? राइट, चेक इट आउट, इट कैन बी बी ऑल्सो। मैंने बोला था ना, मेरे साथ जुड़े रहिए एंड तक, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ट्विस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। जितना मर्जी आप कीजिए, बट आपके दिमाग में इजी से इजी चीज के लिए आपको डाउट आएगा ही आएगा। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। बाय द एंड ऑफ द क्लास आई विल शेयर द आंसर।